जी अस्सलाम वालेकुम। C-Fab 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 13। अभी तक के कोर्स में हमने 12 लेक्चर हो गए। हमने क्या कवर किया है? हमने कवर किए बेसिक कंसेप्ट्स ISA 200 और 210। ये दोनों स्टैंडर्ड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करते थे। इसके बाद हम सीधा चले गए रिपोर्ट की साइड पे 700 सीरीज। हमने 700 सीरीज में 700 पढ़ा, स्टैंडर्ड 701, 5 ऑनवर्ड सारे स्टैंडर्ड। तो ऐसा मेरा पहले मुझे ये बताइए कि हम तरतीब से चलने की बजाय डायरेक्ट पहले बेसिक कंसेप्ट्स के बाद रिपोर्टिंग स्टेज पे क्यों चले गए? क्योंकि तरतीब से अगर चलें तो स्टैंडर्ड ये कहता है पहले 200 सीरीज आए जिनमें बेसिक कंसेप्ट्स कुछ और भी हो, फिर 300 सीरीज आए जिसमें प्लानिंग हो, फिर 400, 500, 600 सीरीज आए जिनमें कुछ एविडेंस गैदरिंग की बात करें, और फिर उसके बाद 700 सीरीज आती है रिपोर्टिंग वाली। हमने डायरेक्ट रिपोर्टिंग सीरीज पे क्यों चले गए? क्यों? दो चीजों की वजह से। एक तो ये कि रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड निस्बतन अहम है, ठीक है, रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड हमारे कंपैरेटिवली बाकी के स्टैंडर्ड की निस्बत ज्यादा अहम है। और दूसरा ये कि बाकी के स्टैंडर्ड्स में भी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन जरूर डिस्कस होती हैं, इसीलिए बेहतर है कि रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड पहले कवर कर लिए जाए, ताकि जब हम अदर स्टैंडर्ड्स को, जैसे 500 की सीरीज है, 600 की सीरीज है, 400 की सीरीज है, एविडेंस गैदरिंग वाली सीरीज, इसको पढ़ रहे हो तो इसमें जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन डिस्कस हुई हैं उन्हें समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 700 सीरीज हमने कंप्लीट कर ली। बताइए कि आपने उसके पास पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो कुछ आपको लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ग्रिप है स्टैंडर्ड के ऊपर। अगर केस स्टडी में वो एक से ज्यादा स्टैंडर्ड को मिक्स कर दे तो आप हैंडल कर लेंगे उसको। जैसे मे भी 705 के साथ 706 या 710 भी वो पूछ ले। जैसे आपको याद होगा हमने प्रीवियसली एक असाइनमेंट में देखा था कि 710 के साथ उसने 705 को भी टेस्ट कर लिया था, 560 को भी टेस्ट कर लिया था। तो मल्टीपल स्टैंडर्ड अगर एक क्वेश्चन में पूछे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। चले, अच्छा, आपने रिवीजन करते जाना है। अगर आपने 700 की सीरीज कंप्लीट कर भी ली है, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी लिए हैं, स्टिल आपने हर हफ्ते इसकी रिवीजन जरूर करनी है, वरना जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें इकट्ठी होती जाएंगी तो पिछले वाले टॉपिक्स भूलते जाते हैं। तो रिवीजन करते रहना। क्लियर? आज हम क्या, अच्छा 700 की सीरीज में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एविडेंस गैदरिंग फेज, यानी 500 की सीरीज, 600 की सीरीज, और इसमें किसी हद तक 400 की सीरीज भी शामिल है। हालांकि 400 की सीरीज मिली जुली है, उसमें स्टैंडर्ड भी कम है और वो कुछ मिली जुली है। ज्यादा अहम 500 और 600 की सीरीज है। 500 और 600 की सीरीज जो है ISS की, ये किस चीज के ऊपर बेस कर रही है? हाउ टू ऑब्टेन एविडेंस। डिफरेंट सिचुएशंस में ऑडिटर कैसे एविडेंस ऑब्टेन करेगा। हर स्टैंडर्ड का ना अपना अपना एक नुक्ता नजर है, अपना अपना एक स्कोप है, जिसमें वो बताता है कि इस सिचुएशन में आपने कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है। जैसे 505 ये बताता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन के जरिए से कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना है। 520 बताता है एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना है। 530 बताता है ऑडिट सैंपलिंग को कैसे यूज करेंगे एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। 540 ये बताता है काउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह पे कैसे एविडेंस ऑब्टेन करना है। 550 रिलेटेड पार्टी की बात करता है। 560, 570 हम पढ़ चुके हैं। 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं 500 और 501, तो 501 भी कुछ स्पेशल एरिया को डिस्कस करता है, जैसे इन्वेंट्री, जैसे सेगमेंट इंफॉर्मेशन, जैसे लीगल केसेस, लिटिगेशंस को, ठीक है। लेकिन 500 को अगर कहा जाए ना कि ये इन सब का वालिद मोहतरम है तो गलत ना होगा। ISA भाई एविडेंस गैदरिंग के कितने स्टैंडर्ड है? 500 की सारी सीरीज और 600 की सारी सीरीज। इसमें रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? 500। याद रखें 500 ISA 500 के अलावा 500 की सीरीज में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, 600 की सीरीज में जितने भी स्टैंडर्ड है, उनका अपना अपना एक सर्टन स्कोप है। वो उस स्कोप के अंदर रहते हुए डिस्कशन करते हैं। जैसे ISA 600 ग्रुप ऑडिट की बात करता है, ठीक है। ISA 610 इंटरनल ऑडिटर की बात करता है। ISA 620 एक्सपर्ट की बात करता है, अपना अपना एरिया है। ISA 620 एक्सपर्ट की बात करेगा और किसी चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करेगा। ISA 610 इंटरनल ऑडिटर की बात करेगा और किसी चीज में डिस्कशन नहीं करेगा। ISA 600 ग्रुप ऑडिट की बात करेगा और किसी चीज में डिस्कशन नहीं करेगा। इसी तरह 580 और बाकी के 550, 40 वगैरह स्टैंडर्ड। लेकिन ISA 500 वो वाहिद स्टैंडर्ड है, वो वाहिद स्टैंडर्ड है जो किसी स्पेसिफिक चीज को डिस्कस नहीं करता, स्पेसिफिक एरिया को डिस्कस नहीं करता। वो हमें ओवरऑल रूल्स बताता है कि आपने किसी भी एरिया पे एविडेंस ऑब्टेन करने हैं तो क्या रूल्स सामने रखने हैं। तो ISA 500 कैसे यूनिक है बाकी के स्टैंडर्ड से?
जो एविडेंस गैदरिंग क्या है, ये ओवरऑल अप्रोच बता रहा है, रूल्स बताता है, जनरल रूल्स बताता है जो कि हर एरिया में आपके काम आएंगे। लेकिन याद रखें, कंसेप्ट बिल्डिंग के हवाले से जितना अहम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही उतना ही लेस इंपॉर्टेंट। कैसे भला? क्योंकि एग्जाम में जनरल रूल्स तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें 3 कंसेप्ट ऐसे हैं एंड में, छोटे से कंसेप्ट हैं लेकिन वो स्पेसिफिक सिचुएशन को डील करते हैं, उसमें से ICAP क्वेश्चन उठाता है। लेकिन मैं तो जाहिर है कंसेप्ट बिल्डिंग करते हुए आपको सारी चीजें बताऊंगा, ताकि आपको मैं इस टॉपिक में से जो 80% के करीब पोर्शन है उसमें से ICAP डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता, 20% में से पूछता है जो एंड वाला पोर्शन है। शुरू का 80% में से डायरेक्ट ICAP क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन शुरू का जो 80% पोर्शन है ये आपके बाकी की ऑडिट को समझने में हेल्प करता है, बाकी के स्टैंडर्ड्स की बेस बनाता है ये। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने। ISA 500 का टाइटल क्या है? ऑडिट एविडेंस। ये हमें क्या बताता है कि ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है। देखें, ISA 200 हमने पढ़ा तो क्या हमने उसमें ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्टडी किया? ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या? उसने ये नहीं कहा ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट इश्यू करना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ना 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 ना, ये नहीं कहा। बल्कि क्या कहा उसने कहा पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, फिर उसके बाद रिपोर्ट देनी है। ISA 200 ने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या बताया? पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, फिर उसके बाद ओपिनियन देना है। इसीलिए पहले 500 600 के स्टैंडर्ड आए, फिर बाद में 700 का रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड आया। पहले 500 600 से गुजरो, फिर 700 की बात करना। तो 500 है हमारा एविडेंस गैदरिंग का। ठीक है जी, तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। रीजनेबल एश्योरेंस कैसे मिलती है? एविडेंस से। जितना ज्यादा एविडेंस उतनी ज्यादा एश्योरेंस। और एविडेंस कैसे मिलता है? प्रोसीजर से। तो इसका मतलब है, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, अगर वो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई तो स्टैंडर्ड की बेस डेवलप हो गई। स्टेटमेंट क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। नहीं, बात समझ आई? फिर से सुनिए। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। यही लाइन पंच लाइन है ISA 500 की। अगर आप ISA 500 को देखें ना स्टैंडर्ड में से या हमारे नोट्स में से, तो ये आपको 2 बड़े हिस्सों में डिवाइडेड मिलेगा। एक हिस्सा कौन सा है? एक हिस्सा है ऑडिट एविडेंस, और एक हिस्सा कौन सा है? एक हिस्सा है ऑडिट प्रोसीजर। दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं? इसलिए कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो ऑडिट एविडेंस मिलेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो एविडेंस मिलेगा, एविडेंस मिलेगा तो रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी। भाई लिंक समझ आ रहा है आपको? चलिए, तो ISA 500 हमें क्या बता रहा है? ऑडिटर कितनी तरह के प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है और एविडेंस कैसा होना चाहिए जो उसने ऑब्टेन करना है। ऑडिट प्रोसीजर की टाइप्स कितनी है? अगर कोई आपसे पूछे बताओ ISA 500 क्या चीजें डिस्कस करता है, आपने कहना है 2 हरफी बात बताऊंगा, मोटी मोटी 2 चीजें डिस्कस करता है। पहला, कितनी टाइप के प्रोसीजर है जो ऑडिटर ने परफॉर्म करने हैं, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है जो उसने ऑब्टेन करना है। ISA 500 2 चीजें क्या बताता है? टाइप्स ऑफ प्रोसीजर और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। दोनों प्रोसीजर और एविडेंस दोनों ISA 500 में ही क्यों डिस्कस हुए हैं? क्योंकि दोनों लाज़िम व मलज़ूम इंटर रिलेटेड हैं। मैं क्लियर ये? अच्छा, आपके लिए एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले क्या सुनेंगे? पहले बैड न्यूज सुने। आज हमने एक नहीं 2 स्टैंडर्ड कवर करने हैं। आज हमने एक नहीं ISA 500 भी और ISA 501 भी। ये तो हो गई बैड न्यूज। ठीक है, अब कौन सी गुड न्यूज? गुड न्यूज क्या है? ISA 500 तकरीबन आपने कैफ लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो कंसेप्ट सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे रिफ्रेश होता जाएगा आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि थोड़ी सी टेक्निकल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले ऑडिट प्रोसीजर स्टैंडर्ड का जरा गौर से सुनिएगा बात। ऑडिट प्रोसीजर को हम बाय पर्पस भी क्लासिफाई करते हैं और बाय टाइप भी। ठीक है, बाय पर्पस, भाई ऑडिटर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करता है ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऑडिटर के जो टोटल प्रोसीजर्स होते हैं ना, वो होते हैं 2 बड़ी टाइप्स। एक है बिफोर एक्सेप्टेंस और एक है आफ्टर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले भी ऑडिटर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है। जब क्लाइंट उसके पास आता है, कहता है भाई मेरा ऑडिट कर दे,
भाई मेरा ऑडिट कर दे। ऑडिटर कहता है ठहर जाओ, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले मैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, फिर उसके बाद फैसला करूंगा मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो एक्सेप्टेंस का फैसला करने से पहले ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर। अगली बात गौर से सुनिएगा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, इसको हम ऑडिट प्रोसीजर नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोसीजर क्यों नहीं कहते भला? क्योंकि अभी ऑडिटर बना ही नहीं। इसको जब वो कह दे यस, इंगेजमेंट लेटर साइन हो जाए, इंगेजमेंट लेटर साइन होने के बाद ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उसे कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर? अब ये जो इंगेजमेंट लेटर साइन होने के बाद यानी ऑडिटर बनने के बाद जो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, उसकी है 3, बल्कि तरतीब से चलता हूं, 2 बड़ी टाइप्स। बाद में किसके बाद? एक्सेप्टेंस के बाद। एक को कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और दूसरे को कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब होता है किसी भी एरिया में यह देखना कि कितना रिस्क है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब किसी भी एरिया में देखना कितना रिस्क है, कम है कि ज्यादा है। भाई पहले रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए ना, रिस्क बेस्ड ऑडिट होता है सारी दुनिया में आजकल। रिस्क असेसमेंट पहले ऑडिट रिस्क, फिर रिस्क के लिहाज से डिसाइड करता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मैंने क्या परफॉर्म करने हैं। ठीक है जी। अब ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की मजीद 2 टाइप्स हैं, मजीद 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है। तो बाय पर्पज अगर हम दरमियान की कैटेगरी जो है ना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसको अलग कर दें, क्योंकि स्टैंडर्ड जब आप पढ़ेंगे ना ओरिजिनल स्टैंडर्ड, तो उसमें अक्सर जगहों पे लिखा होगा ऑडिटर शैल परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर शैल परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो जहां कहीं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये हमेशा जहन में रखेंगे आप। चलिए अब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की टर्म चूंकि जनरल है इसको साइड में कर रहा हूं और टर्म यूज कर रहा हूं। ऑडिटर के टोटल प्रोसीजर हो गए 3, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। एग्री करते हैं? याद रखिएगा हर एरिया पे आपने तीनों प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। प्रैक्टिकली हर एरिया पे तीनों प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, या एट लीस्ट यूं कह लें कि परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। परफॉर्म करने की कोशिश करनी है हर एरिया पे। कौन से 3 प्रोसीजर? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तरतीब से बोलना है, तरतीब से। रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब रिस्क असेसमेंट का पर्पस क्या है? रिस्क असेस करना। देखिए रटा नहीं लगा रहा, सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या है? रिस्क असेस करना किसी एरिया में, जैसे सेल्स में, जैसे इन्वेंट्री में रिस्क कम है कि ज्यादा है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मकसद क्या है? इंटरनल कंट्रोल को असेस करना कि उस एरिया में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है, स्ट्रांग है कि वीक है। क्योंकि अगर किसी एरिया में रिस्क हाई हो ना लेकिन कंट्रोल स्ट्रांग हो तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, लेकिन किसी एरिया में रिस्क हाई हो और कंट्रोल वीक हो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। और इसी तरह अगर किसी एरिया में रिस्क तो कम है लेकिन कंट्रोल भी वीक है, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ठीक है ना? तो मुझे बताइए सिर्फ रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी? दोनों करने हैं, बिल्कुल यहां पे दोनों कर। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो करने ही करने हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो करने ही करने। तो ऑडिटर टोटल कितनी तरह के प्रोसीजर बता? 3 तरह। बाय पर्पस, बाय पर्पस कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या है? रिस्क असेस किसी एरिया में रिस्क कम है कि ज्यादा है। ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पर्पस क्या है? कंट्रोल टेस्ट करना, कंट्रोल टेस्ट करना कि स्ट्रांग है कि वीक है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या है? एविडेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें ठीक है कि नहीं। ये है प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है। भाई क्लियर? 3 तरह के पर्पस, मकसद 3 है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, ये हो गए बाय पर्पस। क्लियर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के 2, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑडिटर को सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही परफॉर्म करने चाहिए, बाकियों को इग्नोर कर देना चाहिए। गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। बाकी करेंगे तो पता चलेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने परफॉर्म करने हैं। अच्छा चलिए, ये हमने प्रोसीजर परफॉर्म करे, पर्पस। अब है बाय टाइप। टाइप क्या है? टोटल 7 टाइप्स हैं।
1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स हैं ऑडिट पर। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, अगर कैफ लेवल पे होते ना एक एक की एग्जांपल के साथ आपको समझाता, लेकिन कैफ लेवल में आप उम्मीद है पढ़ चुके होंगे, सिर्फ कंसेप्ट रिफ्रेश करवा रहा हूं क्योंकि आपको उस पॉइंट पे लेके जाना है जहां पे आईकैप टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, इधर ही अगर टाइम जाया कर दिया तो फिर आगे टाइम कम बचेगा। ऑडिटर के प्रोसीजर कितने हैं? 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, जरा क्विक रिवीजन कर लेना। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछना मैनेजमेंट से। कोई एक एरिया बोल जल्दी से मेरा भाई, कोई एरिया बोल दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सबसे बुरा लगता है। लिटिगेशन। मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी करेंगे लिटिगेशन के बारे में? मैनेजमेंट से पूछेंगे कि जो मतलब कि बताइए आपके खिलाफ कितने लीगल केसेस पेंडिंग है, बताइए आप जीतेंगे कि हारेंगे। मैनेजमेंट कहेगी हम जीतेंगे, यही कहेगी ना। बहरहाल इंक्वायरी तो करेंगे। देखिए मैनेजमेंट जो भी बताएगी उसको आंखें बंद करके यकीन नहीं करते। ठीक है, बाद में क्या करना है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इंक्वायरी हो गई। इंक्वायरी ये है इंक्वायरी। इंक्वायरी हमारा सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड कहते हैं सबसे ज्यादा वो कौन सा प्रोसीजर है जो सबसे ज्यादा परफॉर्म होता है और लीस्ट रिलायबल है। लीस्ट रिलायबल क्यों है? क्योंकि झूठ बोल सकता है मैनेजमेंट, क्लाइंट झूठ बोल सकते हैं, इसीलिए लीस्ट इंक्वायरी मोस्ट परफॉर्म, लीस्ट रिलायबल। इंक्वायरी समझ आ गई क्या होता है? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? इंक्वायरी नॉर्मली रिस्क असेसमेंट में हम यूज करते हैं, लेकिन वैसे ही बता रहा हूं। दूसरा ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को होते हुए देखना, किसी चीज को होते हुए देखना कि किसी चीज को करना। देखना पक्की बात, करना तो नहीं शामिल। ऑब्जर्वेशन यही है। नॉर्मली हम करते हैं क्लाइंट जो कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है ना, काम कर रहा होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। अगर सही परफॉर्म कर रहा हो तो हम कहते हैं वाह वाह कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर गलत परफॉर्म कर रहा हो हम कहते हैं कंट्रोल वीक है। जैसे ISA 501 एक जगह पे एग्जांपल देता है, कहता है क्लाइंट जब इन्वेंट्री काउंट कर रहा हो ना ईयर एंड पे, तो तुम्हें कसम है तुमने जरूर जाके देखना है क्लाइंट को कि इन्वेंट्री काउंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब हम जाके देखेंगे क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये क्या होगा? ये ऑब्जर्वेशन होगी। ये ऑब्जर्वेशन। अगर क्लाइंट की टीम इन्वेंट्री काउंट सही कर रही है तो इसका मतलब क्या है? कंट्रोल स्ट्रांग है, कंट्रोल स्ट्रांग है। और अगर इसका मतलब है इन्वेंट्री में गलतियों के चांस कम है, और अगर सही स्टॉक काउंट नहीं कर रहे, वीक है, गलतियों के चांस ज्यादा है। अच्छा बताइए कैसे पता? 501 का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। अब बताइए कैसे पता चलेगा क्या काम क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट में कर रहा होगा क्लाइंट की टीम, तो हम कहेंगे कंट्रोल स्ट्रांग है। बताइए। और क्या नजर आया तो कहेंगे कंट्रोल वीक है। बताइए ना जजमेंट। प्री नंबर स्टॉक शीट्स होंगी तो हम कहेंगे कंट्रोल स्ट्रांग है, नहीं होंगी तो कहेंगे कंट्रोल वीक है। शाबाश। और जो चीज गिन ली, अगर टैग लगा रहे हैं साथ साथ अलग कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर साथ साथ नहीं कर रहे, टैग नहीं लगा रहे, बस जबानी याद कर रहे हैं कि क्या क्या चेक कर लिया, कंट्रोल वीक है। शाबाश। और बोलते जाए अभी उस लेवल में नहीं पहुंचे। फ्लोर टू शीट और शीट टू फ्लोर, फ्लोर टू शीट, शीट टू फ्लोर, ये भी बोथ वे में, बोथ डायरेक्शनल में टेस्टिंग होनी चाहिए ना, बोथ डायरेक्शन में। ठीक है। जो भाई सही बात तो तब होगी जब जो मेरे पास स्टूडेंट्स की शीट है उसमें से सैंपल सेलेक्ट करके देखूं सारे मौजूद है कि नहीं क्लास में, और उसी तरह जो क्लास में मौजूद हैं उनको भी देखूं शीट में आ रहे कि नहीं। बोथ वे में डायरेक्शन। हाँ अक्रस और कंप्लीटनेस। शाबाश, अच्छा प्रोसीजर था ये स्टैंडर्ड ने 501 ने खास तौर पे ये डिस्कस किया है कि आप देखो कि क्लाइंट डैमेज इन्वेंट्री को लैदा से आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर लैदा से आइडेंटिफाई कर रहा है तो गुड कंट्रोल, और अगर डैमेज स्टॉक लैदा से सेपरेट नहीं कर रहा, बैड कंट्रोल। इसी तरह एक और है थर्ड पार्टी का स्टॉक। थर्ड पार्टी का स्टॉक वो भी तो बात पड़ा होता ना। अच्छा मुझे बताइए, बात से बात निकलती है, गपशप कर रहे हैं तो मेरे जहन में वैसे ही क्वेश्चन आया, जिस तरह थर्ड पार्टी का स्टॉक हमारे पास पड़ा है उसी तरह क्या हमारा स्टॉक भी थर्ड पार्टी के पास पड़ा होगा? पड़ा होगा। तो बताइए आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म, अगेन 501 का क्वेश्चन है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे अगर थर्ड पार्टी के पास स्टॉक पड़ा है? तो कंफर्मेशन ले लेंगे, जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, उधर के लोकल ऑडिटर को एंगेज कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते थे कंपोनेंट ऑडिट। शाबाश, बिल्कुल ठीक। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वापस आ जाए क्लाइंट की लोकेशन के ऊपर, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लाइंट ने बहुत अच्छा स्टॉक काउंट किया, क्या इसका यह मतलब है हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है?
कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग हो सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने ही है। इसलिए स्टैंडर्ड कहता है ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी बात, अगर ऑब्जर्वेशन से पता चले क्लाइंट बेहतरीन काम कर रहा है, शाबाश क्लाइंट को देनी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि खुद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, खुद भी इंस्पेक्शन करो। अगला प्रोसीजर क्या है? इंस्पेक्शन। पहला इंक्वायरी फिर ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट्स को या एसेट्स को देखना। तो हमने ऑब्जर्वेशन से चाहे पता चले कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग है, हमने डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करना है और एसेट्स को भी जरूर देखना है। याद रखिए इंस्पेक्शन में एसेट्स और डॉक्यूमेंट्स दोनों आते हैं। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। री परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? वो काम जो क्लाइंट ने किया है खुद दोबारा कर लें। क्लाइंट ने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई भी बनाई है, नहीं यकीन के सही बनाई कि नहीं, खुद दोबारा कर लें। यह है एक रिकैलकुलेशन भी है। रिकैलकुलेशन सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी को दोबारा करना, यानी क्लाइंट ने जो मैथमेटिकली काम किया ना, कैलकुलेशन की है, वो दोबारा कैलकुलेशन चेक करना, यह है रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन, ठीक है। और री परफॉर्मेंस क्या है? सारे का सारा प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म करना। क्लियर? री परफॉर्मेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? थर्ड पार्टी से, ये तो आप एक्सपर्ट होंगे इसके, थर्ड पार्टी से रिटर्न। और एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? पिछले साल के साथ कंपेयर करना, ये भी है। इसमें दो चीजें आती थी, कंपैरिजन और प्लॉजिबल रिलेशनशिप, जिसके जरिए से हम एविडेंस लेते हैं। ठीक है, 7 तरह के प्रोसीजर हो गए। कौन कौन से? फिर से बताइए जरा। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। एक दफा इनको रीड कर लीजिएगा, सिर्फ रीड कर लीजिएगा इनकी एग्जांपल्स को। ICAP कभी आपसे पूछेगा नहीं, है जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंशाल्लाह कभी नहीं पूछेगा कि मुझे इंक्वायरी को या री परफॉर्मेंस को डिफाइन करो, कभी नहीं। कैफ लेवल पे पूछना छोड़ दिया उसने, सीफैप लेवल पे कहां पूछेगा। लेकिन फिर क्यों कह रहा हूं आपको रीड करने को? क्योंकि इन एग्जांपल्स की बेस पे आगे चल के जो एडवांस एग्जांपल ICAP पूछेगा वो आप कर सकेंगे। ये तो जनरल एग्जांपल है ना, ICAP स्पेसिफिक एग्जांपल पूछेगा। जैसे ICAP आपसे ये पूछेगा, बताओ जरा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के क्या प्रोसीजर्स हैं। तो बेसिकली प्रोसीजर की जो बेस है ना, बेस वो यहीं से निकलेगी। ठीक है, जैसे ICAP, भाई CFAP 1 पढ़ रहे होंगे आप साथ, यहां इरादा पढ़ रहे हैं, शाबाश। उसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल सिखाते हैं, लेकिन नहीं सिखाते। एडवांस एंट्री सिखाते हैं ना, लेकिन क्या डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। उसी तरह ये प्रोसीजर जो है ना, ये हमारे डेबिट क्रेडिट समझे। ICAP ये CFAP 6 में नहीं पूछेगा, लेकिन ये समझे बगैर जो प्रोसीजर ICAP पूछता है आप उनको नहीं समझ सकते। इसलिए एक दफा इसको रीड, याद नहीं करना, रीड करके समझ लेना है। और जेल में रखिएगा ICAP ये पूछेगा नहीं, रीड करके समझ लेना है। भाई समझ लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ना, आना नहीं तो क्या बोल, नहीं नहीं नहीं। चलिए, अच्छा अब सुनिए ये 7 अब अहम कंसेप्ट सुनिए जो एक जगह पे स्टैंडर्ड बताता है। वो कहता है ये 7 तरह के प्रोसीजर हैं, ये 3 पर्पस हैं। ऑडिटर किसी भी स्टेज पे, किसी भी पर्पस में 7 में से कोई भी प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकता है। लिंक समझ आया? इसका और इसका। ये 7 प्रोसीजर ऑडिटर चाहे तो रिस्क असेसमेंट में परफॉर्म कर ले, चाहे 7 के 7 या कोई सा भी कॉम्बिनेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कर ले, चाहे 7 के 7 या कोई भी कॉम्बिनेशन सब्सटैंटिव प्रोसीजर के तौर पे परफॉर्म कर ले। लिंक समझ आ गया दोनों में, पर्पस में और टाइप में। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर आप ना, मुझे लगता है कोई कमी बेशी है। मैं कहा जी कमी बेशी तो है, कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? कहने लगा सर मैंने ISA 315 पढ़ा है, वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ISA 31 ये तो सिर्फ झलकी देता है ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। ISA 500 तो सिर्फ झलकी देता है ना, ये डिटेल में स्टडी होता है 315 में। तो 315 में उसने एक लाइन लिखी, स्टूडेंट कहने लगा सर उसने एक लाइन लिखी है कि ऑडिटर जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तो कम से कम ये 4 प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करेगा, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर। तो मैंने कहा इसमें मसला क्या? मैंने कहा सर आपने तो कहा है कि 7 भी हो सकते हैं, आपने तो कहा है कि रिस्क असेसमेंट में 7 प्रोसीजर भी हो सकते हैं। ISA 315 4 प्रोसीजर कह रहा है परफॉर्म करने हैं। मैं कहा गौर से पढ़े, वो कहा है शल परफॉर्म, यानी ये 4 लाजमी है, इसके अलावा जो करना चाहे कर सकते। ये 4 तो करने ही करने हैं, तो कंफ्लिक्ट नहीं है, कंफ्लिक्ट नहीं है। अब अगर मैं आपको केस स्टडी में 4 केस स्टडी दे दूं
और होम असाइनमेंट में 2 केस स्टडी लिख दूं, आप क्या कहेंगे कि सर ये गलत कर दिया आपने, या तो होम असाइनमेंट में 4 केस स्टडी देते या उसमें नोट्स में एप्लीकेशन गाइड में 2 क्वेश्चन देते। ये तो डिफरेंस आ गया, इनकंसिस्टेंसी। ये डिफरेंस है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये 2 तो लाजमी करने हैं, बाकी करना चाहो तो मजीद भी कर सकते हो। तो ये क्या ISA 500 और ISA 315 का कंफ्लिक्ट है? कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। 315 कहता है रिस्क असेसमेंट में 4 लाजमी करने हैं, बाकी आपकी मर्जी। और 500 क्या कहता है? 7 प्रोसीजर में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन या सारे के सारे रिस्क असेसमेंट में भी कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, सब्सटेंटिव में भी। भाई ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। फिर है, अच्छा अब देखें, अब आपको साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां कोई कंसेप्ट किसी दूसरी जगह स्टैंडर्ड में है ना, वो भी साथ साथ बोल दूं, ताकि जब आप उस स्टैंडर्ड में पहुंचे तो आपको पता हो कि हल्का सा बेस पहले से डेवलप हुई है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यहां पे सरसरी डिस्कस हुए हैं 500 में, डिटेल में कहां हुए हैं? 315 में। उसी तरह जो अगला, अब ये दोनों मैंने पढ़ा दिया आपको, करते हैं एग्री। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग आइटम्स को सेलेक्ट करना। ठीक है, मुझे बताइए जब हम अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है, यहां सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, क्या 100% वेरिफिकेशन करते हैं या सैंपल में? कभी कभार 100% भी कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं? सैंपल में। तो कहता है किसी भी एरिया पे जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे तो आइटम्स को किस तरीके से सेलेक्ट करना है। आइटम को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। आइटम को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। सेलेक्टिंग ऑल आइटम, स्पेसिफिक आइटम, ऑडिट सैम्पलिंग। आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई ऑडिट एंगेजमेंट में कभी कोई एक्सपेंसेस का एरिया वेरीफाई किया है? एक्सपेंस कौन सा एरिया? बाकी 10, कोई सा एक एग्जांपल दे दे किसी एरिया के। सैलरीज एंड वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस, वेयर एंड मेन, हम जब भी किसी एरिया में से आइटम को सेलेक्ट करते हैं ना, हमारे सामने हम 3 तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले, उस एरिया में से सारी आइटम सेलेक्ट कर लो, जैसे भाई ने कहा लीगल एक्सपेंसेस, क्योंकि में रिस्क ज्यादा होता है। दूसरा, उस एरिया में से रिस्की आइटम सेलेक्ट कर लो। अब रिस्की आइटम क्या होगी? ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। डेबिट नेचर की आइटम्स एरिया में क्रेडिट रिस्क की आइटम, क्रेडिट नेचर के एरिया में डेबिट रिस्क की आइटम। बड़ी अमाउंट्स हो एरिया की तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन रिस्की है, छोटी आइटम्स हो एरिया की बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन रिस्की है। एरिया टू एरिया वेरी करता है। डेटर्स के एरिया में क्रेडिट आइटम, क्रेडिट बैलेंस अगर आ रहा हो, क्या है? रिस्की है। क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस आ रहे हो, रिस्की है। इन्वेंट्री नेगेटिव आ रही हो, पॉसिबल है क्यों नहीं भैया? लिस्टेड क्लाइंट पे भाई ने देखा था ये इन्वेंट्री का नेगेटिव बैलेंस। आप कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन ये मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब आप कहेंगे आपने कभी फिक्स एसेट का भी नेगेटिव बैलेंस नहीं देखा? देखा? हाँ, फिक्स एसेट रजिस्टर में होता है। कब होता है? जब डेप्रिसिएशन कॉस्ट से एक्सीड कर जाए, नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। तो बहरहाल हम 3 तरह से आइटम को सेलेक्ट कर सकते। इवन बाज़ का तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं एक ही एरिया में तीनों सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कैफ लेवल पे ना, वो आपको एक सर्टिफिकेशन दिया करता था डेटर्स की, और आपसे कहता था इसमें से सैंपल उठाओ। तो हम सैंपल सिलेक्ट करने के लिए पहले जो टॉप की कैटेगरी होती थी ना, जिसमें 10-12 कस्टमर्स होते थे और बड़े बड़े मेजर कस्टमर, उन सबको सेलेक्ट कर लेते थे, याद है? फिर उसके बाद जो ओवरड्यू डेटर्स होते थे एजिंग के लिहाज से, उनको भी सिलेक्ट कर। क्यों भला ओवरड्यू को क्यों सिलेक्ट करते थे? उनमें रिस्क होता था। और जो बाकी की आइटम रह जाती थी, जो ना हाई वैल्यू आइटम्स हैं ना रिस्की आइटम्स हैं, उनको क्या करते थे? सैंपल सेलेक्ट। याद है इस तरह की केस स्टडी? तो ये आइटम को सेलेक्ट करने के 3 तरीके बता रहा है। कौन कौन से 3 तरीके? या तो ऑल आइटम सेलेक्ट कर लें, स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट कर लें, ऑडिट सैंपलिंग कर लें। ये किसी एक एरिया पे भी तीनों टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, या एरिया टू एरिया डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। आइटम को सेलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। ये कौन सा स्टैंडर्ड बता रहा है? 500। कौन से 3 तरीके बताता है ये से 500? सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स, स्पेसिफिक आइटम, ऑडिट सैंपलिंग। 500 ये कह के चुप हो जाता है, ऑडिट सैंपलिंग का सिर्फ जिक्र करके चुप हो जाता है।
लेकिन ऑडिट सैंपलिंग एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, ये डिटेल में भी डिस्कस हुई है, 500 में नहीं किसी और स्टैंडर्ड में। कहें तो बता दूं, गैस करें कौन सा स्टैंडर्ड है? ISA 530 ऑडिट सैंपलिंग, ISA 530। रिस्क असेसमेंट का कौन सा था स्टैंडर्ड? 315। शाबाश, ठीक है। तो जनरल है ना, दूसरी चीजों को हल्का हल्का डिस्कस करके आगे निकल जाता है 500, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूं। बाकी से आगे चलते हैं। यूज ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वो कहता है जब मैनेजमेंट, नहीं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, ये मैं आपको ऑडिट एविडेंस में चल के बताऊंगा। पहले मुझे बताया ये सारी तीनों चीजें क्लियर हो गई। उसने हमें बताया ऑडिट प्रोसीजर की टाइप्स, पर्पस, आइटम को कैसे सिलेक्ट करना। मैनेजमेंट एक्सपर्ट अभी मैं होल्ड कर लिया। अगला जो पोर्शन है वो है ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? ऑडिट एविडेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऑडिट एविडेंस अच्छा होना चाहिए। मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा आम पसंद थे ना, क्या ख्वाहिश है? उन्होंने कहा आम हो, मजे के मीठे आम और खूब हो। तो एविडेंस भी हमारा क्या हो? एप्रोप्रिएट हो, मजे का, और सफिशिएंट, खूब हो, सफिशिएंट भी हो, एप्रोप्रिएट भी हो। एविडेंस क्या होना चाहिए? सफिशिएंट भी, एप्रोप्रिएट भी। सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सफिशिएंट कब? सफिशिएंट इज मेजर ऑफ क्वालिटी, इज अफेक्टेड बाय रिस्क। क्वांटिटी, सफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी विच इज अफेक्टेड बाय रिस्क एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी ऑफ एविडेंस तो इससे लिंक हो जाता है। असल कंसेप्ट ये समझ लें, ये क्या बता रहा है भला? सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी, यानी सफिशिएंट का मतलब है कितना होना चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस इज मेजर ऑफ क्वालिटी, कैसा होना चाहिए। एविडेंस कितना होना चाहिए। इफेक्टेड बाय रिस्क, क्या कहना चाह रहा है? रिस्क ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम। रिस्क ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी। रिस्क कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी। ऐसे ना किया करें मेरे साथ। रिस्क ज्यादा, भाई समझ रहे ना, क्वांटिटी इफेक्टेड बाय रिस्क, रिस्क ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा, रिस्क कम, क्वांटिटी कम। फिर इसके बाद एप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहा है। एप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी। जिस तरह क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही थी, रिस्क पे और क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी ऑफ एविडेंस में यह बता रहा है अच्छी क्वालिटी का एविडेंस होगा ना तो कम भी ठीक है, ठीक है। एप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी। जिस तरह क्वांटिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, रिस्क और क्वालिटी ऑफ एविडेंस पे, उसी तरह क्वालिटी भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करे। किस पे? रेलिवेंस और रिलायबिलिटी पे। रेलिवेंस का मतलब क्या है कि आपका प्रोसीजर और एविडेंस में रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए। असर्शंस को जानते हैं? असर्शंस को, तो ये असर्शन से रिलेटेड कंसेप्ट है कि जिस हर असर्शन के लिए अलग प्रोसीजर होते हैं। असर्शन किसे कहते हैं? हमने किसी भी एरिया को जितने एंगल से चेक करना होता है उसे असर्शन कहते हैं। जैसे एसेट्स में हम एग्जिस्टेंस को, कंप्लीटनेस को, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, डिस्क्लोजर, इनको चेक करते हैं। तो रेलिवेंस में हमें यह बताता है कि अगर आप कुछ एरियाज को हम टेस्ट करते हैं, कुछ एरिया में रिस्क होता है ओवर स्टेटमेंट का, कुछ में अंडर स्टेटमेंट का। ओवर स्टेटमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं, प्रोसीजर कुछ और होगा। अंडर स्टेटमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं, प्रोसीजर कुछ और होगा, ठीक है। ओवर स्टेटमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं, प्रोसीजर कुछ और, अंडर स्टेटमेंट का प्रोसीजर कुछ और। इस सिर्फ कंसेप्ट ले, इसमें एग्जांपल्स की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम में वो ये पूछेगा भी नहीं। वो जो एग्जाम्पल पूछेगा मैं चाह रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं। फिर वो बता रहा है प्रोसीजर जो एक असर्शन के लिए रेलिवेंट है हो सकता है दूसरी असर्शन के लिए रेलिवेंट ना हो। एग्री करते हैं? टेस्ट, अगर आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स देखना चाहते हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना पड़ेंगे। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना चाहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करना पड़ेंगे। फिर रेलिवेंस के बाद बात करता है रिलायबिलिटी की। रेलिवेंस में उसने हमें लेसन क्या दिया है कि आपका प्रोसीजर और एविडेंस है रेलिवेंट है, रेलिवेंट होने चाहिए।
मकसद के लिहाज से रेलिवेंट प्रोसीजर्स, ठीक है जी। मकसद है काम सीखना, मकसद है काम सीखना तो दिन रात फॉर्म पे लगाओ। मकसद है पास होना तो फॉर्म में बैठ के भी किताबें पढ़ो, ठीक है ना। मकसद है काम सीखना तो रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है, घर आके भी फॉर्म का काम करो। मकसद है पास होना तो फॉर्म में बैठ के भी किताबें पढ़ो। और मकसद है दोनों, काम भी सीखना है पास भी होना है, तो फॉर्म के टाइम में फॉर्म का काम और घर में स्टडीज किताबें। यही है ना रैली, ये बैकएंड में मैसेज यही दे रहा है कि आपका प्रोसीजर और आपकी जो असर्शन है, मकसद है, उनमें लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर क्या रहा है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है। एविडेंस हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। एविडेंस हमें, इसका मतलब क्या है, बहुत सी जगहों से मिलता है। कभी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कभी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कभी हायर अथॉरिटी से, कभी लोअर एम्प्लॉय से। क्या हर जगह से जो एविडेंस मिलता है उसकी रिलायबिलिटी सेम होगी? डिफरेंट होगी। कोई एविडेंस हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, कोई कम रिलायबल है। आप क्या चाहते हैं मेरे भाई, आपको ज्यादा रिलायबल एविडेंस मिले कि कम रिलायबल? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा रिलायबल होगा ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। तो ज्यादा रिलायबल की खसूसियात बयान कीजिए। ज्यादा रिलायबल एविडेंस, एविडेंस कब रिलायबल होता है? एविडेंस कब रिलायबल होता है? एविडेंस उस वक्त रिलायबल होता है जब अगर इंटरनल एविडेंस है, तो जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तब एविडेंस रिलायबल होता है। जब ओरिजिनल एविडेंस है, फोटोकॉपी की निस्बत ज्यादा रिलायबल है। डायरेक्ट एविडेंस जो ऑडिटर को मिला उस एविडेंस से ज्यादा रिलायबल है जो इनडायरेक्ट मिला क्लाइंट के थ्रू। एक्सटर्नल एविडेंस है ज्यादा रिलायबल है इंटरनल से। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ज्यादा रिलायबल है वर्बल से। कुछ बात समझ आई? तो हमें एविडेंस में वो क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है कि एविडेंस हमारा सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंट को तो उसने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, उसने कहा सफिशिएंसी दो चीजों पे डिपेंड करती है, रिस्क पे, क्वालिटी। यहां पे क्या क्या आगे चला गया, एप्रोप्रिएटनेस को उसने डिटेल में डिस्कस किया कि एप्रोप्रिएटनेस भी दो चीजों पे डिपेंड करती है। किन पे? रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। रेलिवेंस की भी उसने एग्जांपल दी, रिलायबिलिटी की भी एग्जांपल दी। रिलायबिलिटी की एग्जांपल ज्यादा अहम है, केस स्टडी में हमारे काम आएगी, फ्यूचर के कंसेप्शन में भी काम आएगी। भाई यहां तक क्लियर? अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये वो 20% है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। अभी तक की बातें समझ लीजिए, कैफ लेवल की थी, रिफ्रेश करना, अब अहम कंसेप्ट आने लगा है। ये 20% कंसेप्ट है लेकिन इस 80% पे भारी है सीफैप के लिहाज से। टेंटिव होकर सुनिएगा। कह रहा है अगला कंसेप्ट है सोर्सेज ऑफ एविडेंस। आपको एविडेंस डिफरेंट सोर्सेज से मिलेंगे। जैसे विद इन द एंटिटी भी एविडेंस मिल सकता है, आउटसाइड द एंटिटी भी एविडेंस मिल सकता है। विद इन द एंटिटी एविडेंस की एग्जांपल बताइए, शाबाश, हिम्मत कीजिए, विद इन द एंटिटी की एग्जांपल बताएं। एंटिटी के अंदर से हमें क्या एविडेंस मिलेगा? किस एरिया में? शाबाश शाबाश, एरिया बताएं भाई, एरिया। ट्रेड रिसीवेबल, सर हम उनके अकाउंट चेक करेंगे। हाँ, अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे, इंटरनल हमें पता चलेगा, इंटरनल एविडेंस है। और फिर सर हम जो डेटर्स उनको कंफर्मेशन, सेल्स इनवॉइसेस चेक कर सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं बोलने का, ना 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 ना, कंफर्मेशन नहीं बोल। कंफर्मेशन क्यों नहीं बोलना? आउटसाइड एविडेंस मिल जाएगा। इंक्वायरी कर सकते हैं मैनेजमेंट से, सर प्रोविजन फॉर बैड डेट किस लिहाज से कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट किस लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। दो जवाब देगा, आप बताइए किस जवाब पे क्लाइंट को गोली मारेंगे आप? पहला जवाब वो कहेगा सर जितने भी डेटर्स हैं हम हर एक की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करते हैं, अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो, सिक्योरिटी है हमारे पास तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कम, फाइनेंशियल पोजीशन कस्टमर की वीक है, सिक्योरिटी नहीं है तो प्रोविजन ज्यादा। एक जवाब ये। और दूसरा जवाब, सर हम देखते हैं कि कितने % प्रोविजन होनी चाहिए, हमारी जजमेंट है 10% प्रोविजन होनी चाहिए, टोटल डेटर्स पे 10% प्रोविजन लगा लेते हैं। हाँ, पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला गलत है। लेकिन स्टैंडर्ड एक अजीब बात करता है, स्टैंडर्ड एक अजीब बात करता है, कहता है फौरन नहीं कह देना, हालांकि ज्यादा चांस नहीं है गलत होगा, फौरन नहीं कह देना। क्लाइंट से कहना है सर बेसिस है कोई आपके पास किस चीज की कि 10% ऑफ प्रोविजन ठीक होता है तो बताओ, वरना मैं गलत करने लगा हूं। हो सकता है क्लाइंट के पास कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेसिस हो, कोई वो कहे कि आप चाहे तो स्पेसिफिक प्रोविजन, याद रखिए स्पेसिफिक प्रोविजनिंग ज्यादा बेहतर होती है,
वो कहे सर स्पेसिफिक प्रोविजन के मुताबिक कैलकुलेट करके देख लें, जो आओ यही आएगा, तो फिर तो ठीक है। अगर सच में ऐसे हो जाए, सच में ऐसे हो जाए, बज़ाहिर यही लगता है कि अगर जनरल प्रोविजन है तो वो गलत होगी, लेकिन आईकैप ने अपने सोल्यूशन में एक जगह लिखा, आपने फौरन नहीं क्लाइंट को गलत कह देना, क्लाइंट से जस्टिफिकेशन मांगनी है कि आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है इसकी, ठीक है। और अगर क्लाइंट के पास वैलिड जस्टिफिकेशन ना हो फिर मिसस्टेटमेंट होगी। समझ रहे हैं बात को? तो किस नतीजे पे पहुंचे हम कि एविडेंस हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकता है, विद इन द एंटिटी भी, ठीक है। अभी क्या पढ़ा है, दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है? आउटसाइड द एंटिटी। लेकिन वो कौन सी, कैश भूला है, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें इनसाइड द एंटिटी भी एविडेंस होगा तो वो रिलायबल हो सकता है? अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो। अभी तो पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया, कोई बात नहीं, फिर ट्राई कीजिए। वो कौन सी सिचुएशन है जब एक्सटर्नल एविडेंस भी लेस रिलायबल हो जाएगा? जब एक्सटर्नल एविडेंस भी लेस रिलायबल हो जाएगा। शाबाश। जब एक्सटर्नल पार्टी कोई रिलेटेड पार्टी हो, या वो इतनी नॉलेजेबल कंपिटेंट पार्टी नहीं है, नॉलेजेबल कंपिटेंट पार्टी नहीं है, ठीक है। हमारा, मुझे याद आ गया, एक क्लाइंट था, वो एम्प्लॉइज की पेंशन लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करता था कि हमारे कितने एम्प्लॉइज हैं, उनको कितनी लायबिलिटी देनी है। तो वो लायबिलिटी थी कोई, उस वक्त 15-20 साल पुरानी बात है, उस वक्त कोई लायबिलिटी बन रही थी कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, समझ लीजिए 30-40 लाख के करीब उस वक्त के मुताबिक। उसमें कोई एम्प्लॉइज ज्यादा नहीं थे, कोई 25-30 एम्प्लॉइज थे जो कि क्वालिफाई कर रहे थे, जिनकी सिग्निफिकेंट अमाउंट थी। हमने क्या किया, उनको कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिया। किनको भला? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज बड़े खुश। हमने कहा खुश क्यों? उन्होंने कहा सर आज तक हमें पता ही नहीं था हमें पेंशन मिलनी भी है, आपकी बरकत है कि आपने हमें पूछ लिया और हमें पता चल गया कि इतने पैसे हैं, हमें तो कोई बताता ही नहीं था कि हमें पेंशन। तो जो भी बैलेंस था उन्होंने साइन करके दे दिया। बताइए क्या ये एक रिलायबल एविडेंस है? वाई और वाई नॉट? क्योंकि पार्टी नॉलेजेबल नहीं थी। तो याद रखिए, एक्सटर्नल एविडेंस भी उस वक्त रिलायबल होगा जब पार्टी नॉलेजेबल होगी, इंडिपेंडेंट होगी। केस स्टडी में ये घुमाएगा इसी तरीके से आपको। तो विद इन द एंटिटी आउटसाइड द एंटिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया? वो कह रहा है बाज़ औक़ात ऐसा भी सिचुएशन होगी आपको पता ही नहीं चल सकेगा ये विद इन द एंटिटी एविडेंस है कि आउटसाइड द एंटिटी एविडेंस है। जैसे क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन करवाई और रीवैल्यूएशन के लिए किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट किया, वो मैनेजमेंट का एम्प्लॉय नहीं था, बाहर से एक्सपर्ट को अपॉइंट किया मैनेजमेंट ने। तो अगर ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकता है एविडेंस के तौर पे, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, क्या इसको ऑडिटर यूज कर सकता है? इसका जवाब है यस। अब आपके जहन में शायद कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे कि वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है। इन क्वेश्चंस का जवाब दिया गया है ISA 620 में। यहां पे सिर्फ वन वर्ड कंसेप्ट बता रहा हूं, क्या कि ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकता है। क्यों, कैसे, इसका जवाब कहां पे है? 620 में। ठीक, लेकिन 620 की समरी बता दूं आपको, ISA 620 की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बता दूं। वो कहता है जब कभी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज करेंगे ना, तो आपने ये 3 प्रोसीजर परफॉर्म करना है। जब कभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज करेंगे, आपने ये 3 क्या करना है? कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है, और उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन करनी है? क्योंकि इसके बगैर आप उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर से बता दूं, ये सिर्फ झलकी है, कंप्लीट कंसेप्ट कहां डिस्कस हुआ है? 620। क्या ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकता है? यस, कर सकता है। कौन सा स्टैंडर्ड है? 620। 500 आपका जनरल है ना, वो हल्की 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 बात करके ना बहुत से स्टैंडर्ड की थोड़ी थोड़ी आगे निकल जाता है। भाई क्लियर?
हाँ, फिर इसके बाद क्या रहा है, सोर्सेज ऑफ एविडेंस अभी खत्म नहीं हुए। सोर्स इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, एक्सपर्ट भी हो सकता है मैनेजमेंट का। फिर एविडेंस आप एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर से भी परफॉर्म कर सकते हैं, बताया था ना। और प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग ऑडिट भी। अच्छा, ड्यूरिंग सबसे ज्यादा हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं ना, वो ड्यूरिंग ऑडिट करते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस स्टेज पे भी हो सकता है हमने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किए हों जिनसे हमें एविडेंस मिल जाए। फॉर एग्जांपल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बिल्कुल गलत। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो एक्सेप्टेंस के बाद परफॉर्म करते हैं। क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट करना, ये हम एक्सेप्टेंस स्टेज में करते हैं और इसको बाद में रिस्क असेसमेंट में कंसीडर भी करते हैं। ठीक है। एक्सेप्टेंस स्टेज पे जो प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं ना, वो ऑडिट प्रोसीजर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं? क्योंकि अच्छा, ये लेट आया था क्योंकि उस वक्त ऑडिटर अपॉइंट हुआ ही नहीं। ऑडिटर अपॉइंट हुआ ही नहीं। ठीक है। इसमें जो सबसे अहम कंसेप्ट है ना, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक स्टैंडर्ड में जाके खुलता है कंसेप्ट, वो स्टैंडर्ड है 330, जहां तक मुझे याद है, आईएस से 330। वो कंसेप्ट ये है, क्या पिछले सालों के ऑडिट में जो एविडेंस ऑब्टेन किया था वो इस साल यूज कर सकते हैं कि नहीं? सवाल ये है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर रेलिवेंट है तो फिर यूज कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लोन का शेड्यूल लिया लास्ट ईयर में, अगर इस साल उसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई लोन की, वही चल सकता। हमारा एक क्लाइंट था, उसने एफबीआर से टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पिछले साल टैक्स की लायबिलिटी कोई नहीं रिकॉर्ड हुई थी और पिछले साल की फाइल में एफबीआर का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लिखा लगा हुआ था। इस साल भी क्लाइंट ने टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की कोई। मैंने देखा रीजन क्या होगी, क्लाइंट ने कहा सर एग्जेम्पशन मिलती है हमें, आपको पता नहीं है, आप पिछले साल नहीं थे। मैंने कहा सॉरी। पिछले साल की फाइल देखी, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लगा हुआ था। मैंने वहां से निकाला, कॉपी करके इस साल की फाइल में लगा दिया और मेरी क्लास हुई। क्यों क्लास हुई मेरी? हाँ जी, एग्जेम्पशन लेटर उसी साल के लिए, वो अगर आपको याद हो एफबीआर साल के साल का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देता है, 3 साल का भी होता है। हमारे उस क्लाइंट को साल का ही मिला था बहरहाल। महीना चल रहे हैं। अच्छा चले, मैं आपका दुख समझू तो फिर पता चला क्या कि जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट होता है ना, उसका एक सर्टेन पीरियड होता है। हमने उसको इस साल का एविडेंस यूज करने से पहले चेक करना है इस साल के लिए रेलिवेंट है कि नहीं था। क्लाइंट से कहा ताजा लाओ, वो कहने लगा सर अप्लाई किया हुआ अभी आएगा। ठीक है। तो इसीलिए याद रखें, पिछले सालों का एविडेंस यूज कर सकते हैं इफ, और ये देखना आपकी जिम्मेदारी है इफ रेलिवेंट है कि नहीं। भाई क्लियर हो गया? ये सोर्सेज ऑफ एविडेंस बहुत अहम है। क्लियर हो गए? केस स्टडी में टेस्ट कर सकता हूं। फिर डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी। डाउट, अगर हमें एविडेंस की देखिए यहां पे क्या समझा रहा है कि रिलायबल एविडेंस कब रिलायबल होगा, लेकिन कहता है समटाइम ऐसा भी होता है कि एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो जाते हैं। एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर मुझे एक बात बताएं कि एक आदमी सच बोलता है हमेशा, उसके मुंह से कोई बात निकली, और एक आदमी अक्सर झूठ बोलता है, उसके मुंह से कोई बात निकली, दोनों एक बराबर है? रिलायबिलिटी फर्क है। तो अगर मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी ना हो, कंपिटेंस ना हो, रिलायबिलिटी डाउटफुल है ना। ठीक है। आपने फेसबुक पे जाके क्वेरी डाली, आपने कहा सीफैप में कौन से पेपर सेलेक्ट करूं, जवाब आया सीफैप 2 और सीफैप 4। आपने पूछा भाई आपने कब पास किया, उसने कहा अभी पिछले ही सेशन में पीआरसी का पेपर पास किया। फेसबुक पे पाबंदी है, जो मर्जी जिसको मर्जी जो मर्जी एडवाइस दे। ठीक है। बताइए क्या ये एडवाइस आपके लिए रिलायबल है? नहीं है। कि जो किसी भी टीचर से जाके पूछा फिजिकली, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, जाके मिलना पड़ता है, लेकिन कैरियर का मामला है ना। लेकिन जो आपको एडवाइस मिलती है वो क्या रिलायबल होती है? बिल्कुल रिलायबल होती है। इसीलिए वो कह रहा है आपकी अगर मैनेजमेंट कंपिटेंट नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है उसमें, तो आपका एविडेंस डाउटफुल है। रिलायबिलिटी क्या है? डाउटफुल है।
और इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल भी देता है, कहता है कि अगर एविडेंस एक डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिलता है ना, किधर बताया उसने, यहां बताया, अगर एक सोर्स से जो एविडेंस मिला और दूसरे सोर्स से जो एविडेंस मिला वो इनकंसिस्टेंट है, तो फिर भी रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। भाई ये समझ आया डाउट वाला नहीं समझ आया? डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस का कंसेप्ट क्या है कि कब एविडेंस के बारे में हम शक शुबे का शिकार हो जाएंगे कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, यह डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड 500 इसकी एग्जांपल देते हुए क्या कहता है, एविडेंस की रिलायबिलिटी कब डाउटफुल होगी? जब वो ये बताता है कि एविडेंस कब रिलायबल होगा, तो ये भी तो बता रहा है कि कब रिलायबिलिटी डाउटफुल होगी, ये भी बता रहा है कब रिलायबिलिटी डाउटफुल होगी, ये भी बता। तो क्या बता रहा है, कब रिलायबिलिटी, दो एग्जांपल बता रहा है जब रिलायबिलिटी डाउटफुल होगी। दो एग्जांपल कौन सी? जब एविडेंस किसके साथ, दूसरे एविडेंस के साथ, एक सोर्स का एविडेंस दूसरे, और दूसरी एग्जांपल क्या दे रहा है, जब मैनेजमेंट में कंपिटेंस इंटेग्रिटी नहीं होगी तब। अब सुनिए 500 ने ये तो एग्जांपल दी, एग्जैक्टली यही दो एग्जांपल ISA 580 दे रहा है। ISA 580 कौन सा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, वो भी यही बताता है कि कब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट होंगे। ISA 580 भी 100% यही कंसर्न बता रहा है, क्या, कब। अच्छा ये तो जनरल वर्ड यूज कर रहा है ना एविडेंस, वो स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है, व्हेन रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज डाउटफुल। एग्जांपल्स दो हैं 580 में, नहीं पढ़ाया, बताइए कौन सी एग्जांपल है 580 में कि जब वो कहता है रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी डाउटफुल होगी, जब रिप्रेजेंटेशन इज इनकंसिस्टेंट विद अदर एविडेंस, और दूसरा शाबाश, कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट इज डाउटफुल। ये एग्जांपल है किसकी, 580 की। 505 की भी एग्जांपल दे दूं आपको, 505 की भी एग्जांपल दे दूं कि कब 505 कौन सा स्टैंडर्ड है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो कहता है कब रिलायबिलिटी डाउटफुल होगी, जब इनकंसिस्टेंट, आपने कुछ और बैलेंस कंफर्म करवाए, आगे से कुछ और बैलेंस आ जाए, तो क्या करना है, एडिशनल प्रोसीजर। जब कभी रिलायबिलिटी डाउटफुल हो, इनकंसिस्टेंसी हो, क्या करना है, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना। बल्कि 520 भी डिस्कस कर रहा है, 500 तो जनरल है ना, इसने तो जनरल बात की। इस बात की रोशनी में दूसरे स्टैंडर्ड्स ने अपनी अपनी रिलायबिलिटी डिस्कस की हुई है। 520 है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, वो कहता है जब आप अंदाजा लगाएं आपके मुताबिक अमाउंट इनकम या एक्सपेंस कितनी होनी चाहिए, क्लाइंट ने कोई और रिकॉर्ड की हो, दोनों में फर्क ज्यादा हो, ये क्या है, डाउट रिलायबिलिटी। तो ये जो कंसेप्ट है ना रिलायबिलिटी डाउटफुल, ये डिस्कस हुआ है 500 में जनरल के तौर पे। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल हमें 505 में मिलती है, 520 में मिलती है, 580 में मिलती है। ठीक है, फिलहाल मेरे जहन में इतने आ रहे हैं, मे भी आगे कोई और भी हो तो डिस्कस हो जाएगा फिर कभी। जब रिलायबिलिटी डाउटफुल हो क्या करना है, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ताकि वो रिजॉल्व हो जाए, पता चल जाए कौन सही कौन गलत। भाई मैनेजमेंट सही कह रही है कि गलत कह, जब आपको अंदाजा हो कि मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, इंटेग्रिटी डाउटफुल है, तो अब हमने मैनेजमेंट की बात पे इतना एतबार नहीं करना, एक्सटर्नल सोर्सेज से ज्यादा काम करना है, एविडेंस एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना। अगर एविडेंस मिल जाए एक्सटर्नल सोर्सेज से तसल्ली हो जाए तो गुड, नहीं रिस्क बढ़ जाएगा, प्रोसीजर बढ़े। और इंटेग्रिटी डाउटफुल होना तो रेयर केस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। कुछ बात समझ आई? तो ये कंसेप्ट खास तौर पे समझ आया, डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी का, क्या हो गया इसको, रिलायबिलिटी का समझ आया? मुझे नहीं लगता समझ आया, पक्की बात है। चलिए अब ऐसा करते हैं, अब मुझे ये बताइए, बल्कि कर ही लेते हैं, एक पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट ना कर लें, हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद 3 मिनट की ब्रेक। ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं, कोई चीज रह तो नहीं गई भाई? ठीक है, हाँ जी, चलिए ऐसा कीजिए, बल्कि 3 मिनट की ब्रेक अभी कर लेते हैं, ब्रेक के बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, शाबाश, रीडिंग कर लीजिए तब तक मैं आपका क्वेश्चन जो है वो सेटअप करता हूं। ठीक है जी, रीडिंग कर लें स्टैंडर्ड 500 की। जी पॉज कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ। ये विंटर 2014 का है क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। क्या करें, चालू रखें? चलिए 3 पार्ट्स हैं।
पार्ट ए, बी और सी। इसमें सिर्फ पार्ट ए हमारे करंट टॉपिक से रेलिवेंट है, बाकी बी और सी किसी और टॉपिक है, उसकी तरफ आपने फोकस नहीं करना। लेकिन पहले मैं बताना चाह रहा हूं आपको रिक्वायरमेंट, इसको कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है। कह रहा है डिस्कस द मैटर विच द ऑडिटर शुड कंसीडर। ये अलग रिक्वायरमेंट है, ये एक हिस्सा है। एंड द स्टेप्स दैट ही मे नीड टू टेक इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। हम तो सिर्फ ये कर रहे हैं, इस सिचुएशन में वो स्टेप्स क्या लेगा वो बताइए। दो चीजें कौन कौन सी? मैटर क्या कंसीडर करेंगे, स्टेप्स क्या। मैटर्स दैट ऑडिटर शुड कंसीडर, इससे क्या मुराद है कि इस केस स्टडी में क्या क्या मसला है, क्या इश्यूज उठाए गए हैं इस केस स्टडी में। मैटर्स, हाँ बिल्कुल सारे लिखने, वो एक भी हो सकता है, वो दो इश्यूज भी हो सकते हैं, एक पार्ट में एक ही बात कर रहा हूं जरा। और फिर क्या कह रहा है, स्टेप्स दैट ही मे नीड टू टेक। स्टेप से क्या मुराद है, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कोर्स प्रोसीजर वगैरह अगर कोई है वो बताने हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन सिर्फ आपसे, जो बताएगा आप रिक्वायरमेंट को सही समझ पाएगा नहीं। उसने कहा स्टेप्स क्या होंगे दैट ही मे नीड टू टेक, क्या इसमें इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करना है कि नहीं? इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करना है कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है करना है, हाथ उठाएं जरा। कितनों का ख्याल है नहीं करना? डिस्कस करना है इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। स्टेप्स जो ऑडिटर लेगा उन स्टेप्स में एक्सट्रीम स्टेप ही सही, लेकिन यह भी शामिल है कि इफेक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। इवन अगर कोई विड्रॉल की सिचुएशन बनती है वो भी स्टेप है। ये बात आइंदा के लिए समझ लीजिएगा जब कभी रिक्वायरमेंट में ये बात है। डिस्कस द मैटर विच ऑडिटर शुड कंसीडर का मतलब क्या है, जितने भी मसले हैं इस पार्ट में ए में वो सारे बताओ। और मुझे पूरा यकीन है आप एक ना एक भूल जाएंगे इसमें डिस्कस करना, क्योंकि उसने मसले छुपाए होते हैं, क्लियरली थोड़ी देता है, कैश में तो क्लियरली बता देता है, इसमें छुपा के इंफॉर्मेशन देता है। एक लफ्ज से C5 की केस स्टडी का रुख ही बदल जाता है, एक लफ्ज से। बहरहाल देखते हैं ये वो एक लफ्ज वाली केस स्टडी है कि नहीं। रिक्वायरमेंट मुझे बताइए समझ लगी कि नहीं? ठीक है, मसले बताने हैं क्या है और फिर उनका कोर्स ऑफ एक्शन बताना है क्या है। पहला जी, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लूं क्योंकि अब हमने नीचे तो देखना नहीं है। 7 नंबर का पार्ट है, पार्ट ए, और पार्ट ए को ही करना है। Following situation have arisen at different audit clients of your firm. The year end is in each case 30 सितंबर 2014। हमने कहा ठीक है, तो बताओ। गैलेक्सी लिमिटेड कह रहा है गैलेक्सी लिमिटेड हैज ए पॉलिसी टू कैरी इट्स बिल्डिंग एट रीवैल्यूड अमाउंट्स। यहां पे रुक जाए। जब मैंने इतनी लाइन पढ़ी जहनी तौर पे मैं तैयार हो गया। मैंने कहा और कुछ भी ना हो, रिपोर्ट तो इंपैक्ट आ ही गया। रिपोर्ट पे कैसे इंपैक्ट आ गया? हाँ, अगर तो उसने रीवैल्यूएशन ठीक ठीक कर ली है तो की ऑर्डर मैटर आ गया मेरा, और अगर रीवैल्यूएशन ठीक नहीं की तो मॉडिफाइड ओपिनियन आ गया। अब रीवैल्यूएशन कर ली ना, या तो ठीक ही होगी या नहीं की होगी, दोनों सूत्रों में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट आ गया कि नहीं आ गया? चले, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट हमारा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी मैं ज़हनी तौर पे अभी यहां तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एनालिसिस कर रहा हूं, मैं भी आगे चल के कहानी बदल जाए। Current the financial statement for the year ended 30 September 2014, the revalued amount were stated on the basis of valuation report issued by buildings valuation expert। क्लाइंट ने जो रीवैल्यूएशन फाइनल की थी वो किसकी रिपोर्ट पे थी? बिल्डिंग वैल्यूएशन एक्सपर्ट। यहां पे रुक के मुझे फौरन मेरे जहन में आ गया ISA 500 या ISA 620 है। अगर तो कम मार्क्स हैं तो ISA 500 में चला जाऊंगा, सिर्फ हेडिंग। ISA 500 सिर्फ हेडिंग डिस्कस करता है, जबकि ISA 620 डिटेल डिस्कशन करता है। तो अभी तक मेरा ये अंदाजा हो गया। मैंने कहा रिपोर्ट पे तो जो इंपैक्ट आएगा आएगा ही, मेरे प्रोसीजर भी ठक फिट हो गए। कौन से प्रोसीजर? एक्सपर्ट वाले। क्या प्रोसीजर पढ़े थे अभी? कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिव वैल्यूएट करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड और एडिक्वेसी ऑफ वर्क, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क कंसीडर करना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो
मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन आ गया। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है हाउएवर ड्यूरिंग द ऑडिट इट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट प्रायर टू वैल्यूएशन बाय बीवीई another valuation exercise was carried out which was done by accurate valuers enterprises। एक और वैल्यूअर ने भी रिपोर्ट इशू कर की थी। अब कौन सा क्वेश्चन आया आप बताइए, ये कौन सा इशू है? डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी। आपका क्या ख्याल है? डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस तो उस वक्त आता है जब इनकंसिस्टेंसी हो। इसमें क्या उसने क्या क्वेश्चन में उसने ये कह दिया है कि दोनों की रिपोर्ट डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल। ये तो हम ये इशू रेज करेंगे कि क्लाइंट से जो इशू इसमें मैटर डिस्कस करना है हमें, जो मसला सामने आया वो क्या है? मसला कि वैल्यूएशन रिपोर्ट दो एक्सपर्ट से क्यों करवाई गई। पहला इशू ये है जिसको अब हमने खींचना है। पहला इशू क्या है जिसको हमने खींचना है? दो वैल्यू क्यों है। ठीक है, इसमें बिल्कुल इंडिकेशन यही है, इनकंसिस्टेंसी है। तो इसमें हम देखेंगे इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर इनकंसिस्टेंसी नहीं है दोनों में तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी है जिसका चांस ज्यादा है, अभी फौरन नहीं इंटेग्रिटी पे जाना। पहले हो सकता है पुराना एक्सपर्ट फारग हो, उन्होंने उसको पॉइंट किया हो, उसने सही काम ना किया हो, तो आपने कैसे फौरन ये अंदाजा लगा लिया कि दूसरा एक्सपर्ट ही ठीक है या पहला एक्सपर्ट ही ठीक था? कैसे अंदाजा लगाया मेरे को? नहीं, आप खुद बताएं लॉजिकली। नहीं है भाई, क्या आप ये कह सकते हैं पहला एक्सपर्ट ठीक है या ये कह सकते हैं दूसरा ठीक है? क्या करना पड़ेगा? एडिशनल प्रोसीजर, जिनमें से एक प्रोसीजर क्या हो सकता है? कंप्यूटर्स, इन दोनों की वैल्यूएट करो, खास तौर पे पहले दूसरे वाले की। या क्या एक अपना एक्सपर्ट भी इंगेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अपना एक्सपर्ट इंगेज करते हैं या कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी वगैरह वाले प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और उससे आपको फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके पता चलता है न्यू एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हिम्मत करें, मैनेजमेंट से कहेंगे करेक्ट करें रिपोर्ट। अगर नहीं करेक्ट करती तो मॉडिफाइड भी, अगर करेक्ट कर ले तो अनमॉडिफाइड और साथ की ऑर्डर में। ये एक इशू है, यानी दो वैल्यूअर से रिपोर्ट निकलवाई गई, प्रिपेयर करवाई गई, ये एक इशू है ना? ये एक इशू, इसको डिस्कस कर लिया। इसमें एक दूसरा इशू भी है, वो बताइए कौन सा है? जो स्टूडेंट दूसरा इशू बताएगा 50 रुपए इनाम पाएगा। इस केस स्टडी में एक इशू तो ये हो गया ना कि दो वैल्यूअर से, ये मसला तो फौरन आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इशू मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये इशू डिस्कस कर लिया हमने कि दो वैल्यूअर थे, इन्वेस्टिगेट करेंगे क्यों दूसरे वैल्यूअर से रिपोर्ट करवाई, वैल्यूएट करेंगे दूसरा वैल्यूअर कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कैपेबल ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, उसके वर्क की एडिक्वेसी देखेंगे, जरूरत पड़ी तो अपना एक्सपर्ट यूज कर लेंगे। फिर उसमें अगर फर्क निकलता है तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे इसको करेक्ट करे, मैनेजमेंट कर ले तो अनमोडिफाइड, ना करे तो मॉडिफाइड ओपिनियन वगैरह। ये तो सारी चीजें हो गई डिस्कस। ये नहीं पूछ रहा इसका आगे फर्दर क्या क्या इफेक्ट होगा, नहीं, इस रास्ते पे आगे चलते चलते क्या होगा ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन में एक दूसरा रास्ता भी निकल रहा है। नहीं, डेप्रिसिएशन का कहां जिक्र है? मैनेजमेंट ने ही वैल्यू लगाए, ऑडिटर ने थोड़ी लगाए। इसमें एक लफ्ज जो है ना वो आप भूल रहे हैं, अब मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं। एक्सीडेंटली मुझे बताइए, क्या मैनेजमेंट को ये बताना चाहिए था कि हमने पहले भी वैल्यूएशन करवाई थी और उसमें मसला हो गया? बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? बताना चाहिए था। और अगर मैनेजमेंट ने नहीं बताया, एग्रीडी डाउटफुल होती है कि नहीं होती? अब एक बात बताऊंगा, आपको लगेगी तो बहुत, वैसे आप में से कितने, चले हाथ ना उठाइएगा, अपने आप से सवाल पूछ लें, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आता है तो घर में सही सही रिजल्ट बताते हैं, और जो स्टूडेंट सही सही रिजल्ट नहीं बताता क्या उसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल नहीं है?
तो मैं एक बुक पढ़ा था आइट पे, तो उसमें बता रहा था, रिसर्च हुई, पता चला यूएसए में मोर देन 70% स्टूडेंट्स अपने एग्जाम परफॉर्मेंस के बारे में अपने घरों में झूठ बोलते हैं। यूएसए की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का तो एथिकल स्टैंडर्ड कोई और ही लेवल पे है ना, हम तो ऐसे नहीं है ना, यूएसए की बात कर। और फिर आगे उसने ये कहा था, आगे ये रिसर्च उसने सपोर्ट किया था इसको रेफरेंस देके, फिर आगे पूछने लगा, बताइए जब ये स्टूडेंट अपने घर वालों से झूठ बोल सकते हैं तो कल कला को जब ये किसी ना किसी कंपनी में बैठे होंगे तो क्या अपने ऑडिटर के साथ झूठ नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसीलिए हर सिचुएशन में, हर हाल में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हाथ से जाने नहीं देना। तो मुझे बताइए, क्या मैनेजमेंट को यह बताना चाहिए था कि नहीं सर हमारी एक अटेम्प्ट पहली भी लगी हुई है, ये दूसरी अटेम्प्ट है, सारा चाहिए? नहीं बताया। ये इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट करता है कि मैनेजमेंट हमसे कुछ इंफॉर्मेशन छुपा रही है। जब कभी हमें लगे मैनेजमेंट हमसे इंफॉर्मेशन छुपा रही है, चाहे हमें यह समझ आए या ना आए कि क्यों छुपा रही है, ये समझ, जब कभी पता चले कि मैनेजमेंट हमसे इंफॉर्मेशन छुपा रही है, क्या करेंगे? जानबूझ के छुपा रही है तो इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल वो और देता है आईएसए 550 में। आईएसए 550 कौन सा स्टैंडर्ड है भला? रिलेटेड पार्टी का। वो कहता है अगर कोई रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट जानबूझ के हमसे छुपाए और हम उसको एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लें, तो क्या हम सिर्फ उसको डिस्क्लोज करवा के, काउंट फॉर करवा के तो छोड़ दें बस? आपने तो यही किया, इधर आपने तो यही किया, छोड़ दें? कि हमें यह भी सोचना चाहिए मैनेजमेंट ने क्यों हमें पहले नहीं बताया इसके बारे में? क्या इंटेग्रिटी भी डाउटफुल होती है कि नहीं मैनेजमेंट की? रिस्क रिवाइज होता है कि नहीं? और अगर कंफर्म हो जाए जानबूझ के छुपाया, रिस्क को फ्रॉड बढ़ जाएगा, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है? प्रैक्टिकली वैसे इतनी जल्दी हम विड्रॉ करते नहीं होते, लेकिन एग्जाम में उसको बताना होता है कि हम इसको कंसीडर करेंगे, हमें आता है, विड्रॉ करना सीखा है हमने, प्रैक्टिकली करते नहीं आते हैं। भाई कुछ समझ आई? कि तो इसमें दो मसले थे, क्या क्या मसले थे? एक डबल वैल्यूएशन रिपोर्ट और दूसरा मैनेजमेंट का हमें ना बताना कि पहले किसी और से भी वैल्यूएशन रिपोर्ट करवाइए। भाई क्लियर? इसमें कोई और इशू अगर डिस्कस करना चाहते हो तो सिर्फ ये पार्ट में क्लियर, बाकी जब रेलिवेंट दूसरे होंगे तो तब हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब आप ऐसा कीजिए कि 30 सेकंड के लिए ब्रेक ले लें, 30 सेकंड के लिए पूरे। जी पास कीजिएगा।